नमस्कार दोस्तों। तो ये उत्तराखंड RO 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि उत्तराखंड का सेक्शन है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज हम जीएस का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो इसमें आपके ऑप्शन हो गए, पहला है नेहरू रिपोर्ट, दूसरा है उद्देश्य संकल्प, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है? वो है उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ठीक है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव इसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा था। तो इसी के आधार पे इसको 22 दिसंबर को हमें क्या हुआ, ये प्रस्ताव पास हो गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इस उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित ही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, दूसरा है इसमें अगर एक ऑप्शन देखें तो नेहरू रिपोर्ट है, ये 1928 में आई थी। इसको कौन सा, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी थी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये क्यों आई थी? जब तुम्हारा साइमन कमीशन जो आया था 1928 में इंडिया आया था, तो इसको क्या कहा था, ऑल वाइट कमीशन कहा था, क्योंकि इसमें क्या थे, सारे अंग्रेज इसके सदस्य थे। ठीक है, तो फिर इसी के आधार पे तुम्हारा जो उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो भारतीयों को एक किस्म से चैलेंज दिया था कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें सभी पार्टियों की सहमति हो। तो इसको 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उस पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी भारत के लिए। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। 1935 के अंतर्गत क्या हुआ था, RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो तुम्हारा UPSC है इसकी स्थापना भी इसी एक्ट के अंतर्गत हुई थी, और बर्मा को अलग करके अलग राज्य बना दिया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे 1935 वाला हो गया। अब इसमें आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं G. ऑस्टिन या ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान पे एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने इनके भारतीय संघवाद को क्या कहा था, सहकारी संघवाद भी कहा था। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी थी? तो दी थी G. ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो तुम्हारे ऑप्शन है इसमें 280, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 280 है ये किससे संबंधित है? यह है वित्तीय आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये हो गया वित्तीय आयोग। ठीक है, इसमें से जो 352 और 360 हैं ये किससे हैं? आपातकाल से हैं, संबंधित हैं। ठीक है, 352 में क्या है, बाह्य आक्रमण पे जो आपातकाल लगेगा, और 360 है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। फिर इसमें बचता है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद 243 है, इसमें क्या है, पंचायती राज से संबंधित है।
अनुच्छेद जो तुम्हारा 243 है, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का ख, ये घ या झा मीन्स आई होता है, तो इसका सही आंसर है 243I। इसमें क्या बताया गया है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है उससे रिलेटेड वित्त आयोग का गठन होगा, राज्य वित्त आयोग का। तो अनुच्छेद 243 झा या 243I के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इनमें से इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 में इसकी परिकल्पना की गई है। और ये कब आया था? ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया था कि निजता का अधिकार को क्या अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, या फिर इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। तो ये जीवन का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने निर्णय में 2017 में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसकी परिकल्पना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार BN राव को कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनको क्या, ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनमें से एक थी झंडा समिति, एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, और एक थी संचालन समिति। तो इन 3 समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति। ठीक है, अब आता है नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू किसके थे? इनके अंतर्गत संघ समिति थी, और एक आ गई तुम्हारी संघ समिति, और दूसरी है संघीय संविधान समिति। ठीक है, तो संघ से रिलेटेड जो भी होगा वो सब नेहरू जी के उसमें आएगा। तो संघीय समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवेचना करता है? तो सीधा सीधा यह है कि किस अनुसूची के अंतर्गत तुम्हारे क्या है, केंद्र राज्य संबंध या जो भी तुम्हारी ये शक्तियां हैं वो किस उसमें आती है? यह आती है 7वीं संविधान अनुसूची में। इसके अंतर्गत क्या होता है, 3 सूचियों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, जो केंद्रीय सूचियों के विषय होंगे उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होगा। जो राज्य सूची के विषय होंगे उसमें राज्य सरकार को होगा। और समवर्ती में क्या होगा, दोनों अधिकार बना सकते हैं। पर अगर कोई एक ऐसा विषय होगा जिसमें दोनों ने एक नियम बनाए तो केंद्रीय सरकार के नियम इसमें माने जाएंगे। ठीक है, और जो तुम्हारे जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। ठीक है, और उस पे अवशिष्ट विषय किसके पास दिए गए हैं? केंद्र के पास। ठीक है, इसमें 5वीं अनुसूची क्या है? अब ऑप्शन ए देख लेते हैं। इसमें 5वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत क्या, अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो 6वीं अनुसूची है उसमें क्या है, जो 4 तुम्हारे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। वो 4 जनजाति कौन कौन सी हैं? AM M। ठीक है, एक हो गई असम, मेघालय, तीसरी हो गई त्रिपुरा, और चौथी हो गई तुम्हारी मिजोरम। ठीक, तो ये 4 तुम्हारी समितियां हो गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? तो जो भारत में 2023 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें
किसको नया सदस्य बनाया गया? तो उस समय अफ्रीकन यूनियन को नया सदस्य जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या हो जाएगा? 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, और 2025 का अभी नवंबर 2025 में लेटेस्ट ये G20 सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो G20 से रिलेटेड करंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नवंबर 2025 में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो उसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने करी थी। अब अगला क्वेश्चन आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, MPI। इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो जो तुम्हारा मल्टी डायमेंशन बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है, इसमें तुम्हारे 3 सूचकांक मुख्यतः पाए होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य, एक होता है शिक्षा और एक होता है जीवन स्तर। तो ये 3 मुख्य सूचकांक होते हैं। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर 3 सूचकांक होते हैं। इन्हीं के आधार पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सबसे पहले जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में शुरुआत करी थी। इस योजना का प्रमुख विषय क्या था इस योजना में? इसमें था कि ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें प्रति घर, हर घर में जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना, जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो हर घर में जल आपूर्ति उपलब्ध कराना हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इसके अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, हर घर जल कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं जो नमामि गंगे योजना है, ये 2014 में प्रारंभ करी गई थी। ये इसके अंतर्गत क्या था? गंगा की साफ सफाई और गंगा के किनारे जो भी तुम्हारे तटीय इलाके हैं उनकी स्वच्छता और उनको सौंदर्यीकरण इसमें शामिल था। अब इसमें अगले क्वेश्चन में आते हैं, यह है सतत विकास लक्ष्य, इसको SDG भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो सबसे पहले SDG होते क्या हैं? SDG होता है ये तुम्हारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं जो 2030 तक के लिए, 2030 में जो इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य तय किए गए थे। तो 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करे गए थे 2012 में, तो ये तुम्हारे हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो इनमें से SDG जो सूचकांक हैं इनमें से 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक सारे लक्ष्य चिन्हित करे गए हैं। तो इन्हीं में से पूछ रहे हैं लक्ष्य 4। तो आपको सारे लक्ष्य याद रखने होंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है वह पहला लक्ष्य क्या होता है? जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है गरीबी। ठीक है, गरीबी से मुक्ति या फिर गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, यह हो गया SDG 1। नंबर दूसरा हो गया भुखमरी, इसे कहते हैं हंगर रिडक्शन, यानी भुखमरी का, इसको भी कह सकते हैं भुखमरी का उन्मूलन। तो पहले नंबर पे आ जाएगी गरीबी, दूसरे पे आएगा भुखमरी, तीसरे पे आता है स्वास्थ्य। ठीक है, और चौथे पे आता है आपका शिक्षा। तो इसमें हमें जो लक्ष्य पूछा गया है चौथे में वो आ जाएगा आपका शिक्षा। ठीक है, और ऐसे ही पांचवे पे आता है आपका लैंगिक समानता। समानता, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट होता है SDG 13। इसमें क्या आ जाता है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु
परिवर्तन। ठीक है, तो अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी? यह आई थी 2015 में। ठीक, तो इस मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? इस मुद्रा योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था जो गैर कृषि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं। गैर कृषि मतलब जिसमें एग्रीकल्चर नहीं आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, जो वो जो तुम्हारे माइक्रो और स्मॉल जो तुम्हारे उद्योग होते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग, उन उद्योगों के विकास हेतु उनको ऋण प्रदान करना था इस योजना का प्रमुख उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य से ही आप समझ जाओगे कि ये किससे संबंधित है? लघु व्यवसाय इकाइयों से। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत आपकी कैटेगरी बनी थी, तो उसमें आई थी शिशु, तरुण और किशोर। नहीं सॉरी, ये हो गया था शिशु, फिर इसके बाद किशोर आती है, फिर आती है आपका तरुण। ठीक है, तो अब रिसेंटली एक और कैटेगरी जोड़ दी गई थी, वो हो गई है तरुण प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो 0 से 50,000 तक का लोन मिलेगा वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगा? शिशु में आ जाएगा। और जो 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा वो आपकी किशोर कैटेगरी में आ जाएगा। और जो 5 लाख से 10 लाख तक के लोन है वो तरुण, और 10 लाख से 20 लाख जो नई कैटेगरी बनी थी इसमें तरुण प्लस, उसमें ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आ जाता है राजस्थान, दूसरा गुजरात राजस्थान। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जाती है झारखंड। उसके बाद जाती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं। पहला आता है त्रिपुरा और दूसरा आता है मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से आपका क्या कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जिससे गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य हो गए भारत में जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, कर्क रेखा जिनसे गुजरती है। अगला क्वेश्चन हो गया, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था? तो जो तुम्हारा बोकारो स्टील प्लांट है वो कब बना था आपका? बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और किसके सहयोग से बना था ये? इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, उस समय रूस को USSR बोलते थे या सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के सहयोग से आपका ये शुरू हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, और ये किस पंचवर्षीय परियोजना में शुरू हुआ था? तो आप लगा लो 1964 में होगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का भाग होगा। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी थी जो, उसमें क्या था, उसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उसमें कितने, उसमें 3 स्टील प्लांट लगे थे तुम्हारे। ठीक है, एक लगा था राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये किसके सहयोग से लगा था? ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। ठीक है, और जो दूसरा प्लांट बना था वो बना था भिलाई में। तो भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये किसके सहयोग से बना था? ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से। इसको USSR लिख सकते हैं। और जो तीसरा बना था, तीसरा था आपका दुर्गापुर में बना था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगे थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो राउरकेला में बना था जर्मनी के सहयोग से, भिलाई में बना था USSR और दुर्गापुर में बना था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। तो ये तुम्हारे रेलवे खंड हो गया, रेलवे जोन हो गए, और ये उनके हेडक्वार्टर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्तमान में कितने आपके 19 रेलवे जोन बने हैं, टोटल 19 रेलवे जोन है। तो आपको हर जोन का हेडक्वार्टर बताना है। तो जो उत्तर पूर्वी रेल है इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में, पूर्वी रेल है इसका कोलकाता में, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल है इसका है बिलासपुर में। पर जो इसका दक्षिण पूर्वी रेल है इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर न होके कोलकाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन, इसका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, तो टोटल 19 रेलवे जोन है आपके। तो आपको इम्पोर्टेंट जो भी रेलवे जोन है उनके हेडक्वार्टर याद करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था। तो आपको बताना है किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से 71 तक। तो इस साल क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में एक तथ्य और याद रखना है कि जो 1921 है इसको कहा जाता है महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष। ठीक है, क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या दर क्या हो रही थी, कम थी। 1921 के बाद ही क्या हो गई, बढ़ना स्टार्ट हुई और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई। और 1961 से 71 के बीच आते आते क्या हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो ये वाला दशक है इसको जनसंख्या विस्फोट का दशक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर बी, 1961 से 71। अब अगला क्वेश्चन आता है 17वां, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम जनजाति किससे संबंधित है, असम से। ठीक है, असम राज्य में होती है अहोम जनजाति। अब जनजाति के संबंध में आपको एक फैक्ट याद रखना होगा कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि इस दिन किनका, बिरसा मुंडा इनकी जन्म दिवस को ही हम क्या कहते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का। सबसे पहले इनमें देखोगे आप कौन कौन सी नदियाँ दे रही है, सोन, चंबल, केन और बेतवा। तो सबसे पहले इनमें से जो 3 नदियाँ हैं, चंबल, केन और बेतवा, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सोन नदी बाद में गंगा में आके मिल जाती हैं। तो ये चारों नदियाँ दाईं साइड से, दाईं ओर से मिलती है नदियों में। ठीक है, तो इसका सबसे सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले चंबल नदी आके मिलती है, फिर उसके बाद बेतवा आके मिलती है, फिर केन, और सबसे लास्ट में सोन नदी। और ये किस ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से। ठीक है, ये तीन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चारों ही सही सुमेलित हैं। तो ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था, क्योंकि जो सोना है वो कोलार कहाँ होता है, कर्नाटक में। जो कोलार क्षेत्र है इसमें कोलार गोल्ड माइंस है, जहाँ पे सोना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका झरिया का है झारखंड में। और झरिया में क्या होती है, कोयले की खदानें हैं, तो जो कोयला है वो झरिया के खानों में पाया जाता है, ये भी सही है। जो गुंटूर है, गुंटूर कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गुंटूर में भी लॉयस की खानें हैं, तो ये भी सही है। और पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हीरो की खान है। तो ये चारों ही क्वेश्चन सही हो गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का
प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ये आपका जनगणना के जो आंकड़े होते हैं उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जनसंख्या कहाँ की सर्वाधिक है, पहले आपको जनसंख्या का पढ़ना है, फिर जनसंख्या वृद्धि का पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बाद आपको पढ़ना है साक्षरता। साक्षरता के बाद आपको पढ़ना है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। इसके बाद आपको करना है अनुसूचित जातियां, और उसके बाद करना है आपको अनुसूचित जनजातियां। तो जो जनगणना 2011 की है उसके आपको आंकड़ों के अनुसार ये तैयार करने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि तैयार करनी है। उसके बाद साक्षरता की दर किस राज्यों में सबसे अधिक है, कहाँ सबसे कम है, ऐसी लिंगानुपात तैयार करना है। उसके बाद अनुसूचित जाति का आंकड़े, और फिर अनुसूचित जनजाति के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो किस राज्य में थी? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है तो इसमें दशकीय पूछ रहा है, मतलब 2001 से लेके 2011 तक जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें सब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? मेघालय में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाहवा सेवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो नाहवा सेवा बंदरगाह है, इस बंदरगाह का ऑफिशियल नाम क्या है आपका? इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका उस समय आंसर था मैग्नस कार्लसन। अब जो वर्तमान में आपका अभी शतरंज से रिलेटेड अभी दो प्रमुख वो हुए हैं जो विश्व कप हुए हैं। पहला महिला विश्व कप हुआ है। महिला विश्व कप किसने जीता है? 2025 में महिला विश्व कप भारत की दिव्या देशमुख ने जीता है, ठीक है। दिव्या देशमुख। और जो पुरुष हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पुरुष वर्ल्ड कप 2025 हुआ है ये भारत में हुआ था, गोवा में, ठीक है। और इसको उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। तो ये जो 2025 का जो शतरंज विश्व कप है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो महिला विश्व कप हुआ था उसमें जो विनर थी वो भारत की दिव्या देशमुख थी, और जो पुरुष विश्व कप हुआ है वो क्योंकि भारत में हुआ था, गोवा राज्य में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसको जीता था उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में एशियाई खेलों के दौरान भारत ने 2023 में कितने पदक जीते थे, कितने स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो जो 2023 जो एशियन गेम्स हुए थे कहाँ हुए थे? चाइना में हुए थे वो, ठीक है। और जो चाइना में हुए थे इसमें भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे, ठीक है। इनमें से आपका गोल्ड कितने थे? 28 गोल्ड थे, 38 आपका सिल्वर थे, और 41 आपके क्या हो गए? ब्रॉन्ज हो गए। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 28, 38 और